हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आई एम सक्षम सिंह। भार्गवा बुक सॉल्यूशन सीरीज का ये हमारा लेक्चर 3 है। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा 50 क्वेश्चन तक कवर हुए थे। आज से हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे आर। इससे पहले जस्ट 50 वाला क्वेश्चन जो हमारा था उसमें पूछा था कि एक्सरे जनरेट होते टाइम कितने परसेंट हीट जनरेट होती है, तो उसमें हमने किया था मोर देन 99%। और इसमें पूछ रहा है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें से कितने परसेंट एक्सरे बनने के लिए यूटिलाइज हो जाती है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए दे रखा है लेस देन 1%, बी है लेस देन 40%, सी है लेस देन 90% एंड डी है मोर देन 99%। तो जो 99% वाला था ये हमारा हीट का था, ठीक है। और जो हमारा एक्सरे का हो जाएगा वो हमें पता है कि वो लेस देन 1% होता है। अब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। एक मिनट। 52 कह रहा है देयर आर 5 टाइप ऑफ द इंटरेक्शन दैट ऑकर बिटवीन द एक्सरे एंड एटम ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल ऑफ विच टू ऑकर इन द रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। कि हमारे जो इंटरेक्शन होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। तो जो हमारे डायग्नोस्टिक रेंज के अंदर आते हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन ए है कोहेरेंट स्कैटरिंग, ऑप्शन बी है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन एंड कॉम्पैक्ट स्कैटरिंग, एंड सी है पेयर प्रोडक्शन, एंड डी है फोटो डिसइंटीग्रेशन। तो हमें पता ही है कि जो हमारा कोहेरेंट स्कैटरिंग है ये हमारा बहुत कम होता है। ये कितना होता है, लेस देन 5% होता है, ठीक है। और जो हमारा ये पेयर प्रोडक्शन और फोटो डिसइंटीग्रेशन है ये हमारे बहुत हाई रेंज पे होते हैं, ठीक है। और जो हमारा पेयर प्रोडक्शन होता है वो किस रेंज पे होता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन पुट अप होती है कि पेयर प्रोडक्शन किस रेंज पे होता है। तो इसको हम याद कर लेंगे, जो हमारा पेयर प्रोडक्शन है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होता है, ठीक है। और जो फोटो डिसइंटीग्रेशन होता है ये कितने पे होता है, ये हमारा होता है 7 to 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हमारे डायग्नोस्टिक रेंज में होता है। और सी और डी ये हमारे बहुत हाई रेंज पे होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53। इन कोहेरेंट स्कैटरिंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन इन। ऑप्शन ए थॉमसन स्कैटरिंग, ऑप्शन बी रेले स्कैटरिंग, ऑप्शन सी बोथ एवर, डी नन। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है। सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो हमारा थॉमसन स्कैटरिंग है ये, इस पे हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और रिले में हमारे ऑल इलेक्ट्रॉन। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगर सिंगल हमसे पूछ रहा है तो हम थॉमसन लगाएंगे, अगर हमारे ऑल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। अब हम 54 पे आते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए है इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन हैज मोर एनर्जी देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है इन्वॉल्व टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, एंड सी के सेल, डी ऑल अबव। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ये तीनों पॉइंट कवर करता है, इसलिए हमारा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन आप पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों पॉइंट के बारे में एक बार आप खुद से इस पे डिस्कस करिएगा। ये आपका होमवर्क है। अब हम आते हैं 55 पे। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार एमसीआरई अगस्त में जो हुआ था इससे 4 क्वेश्चन पुट अप हुए थे इसी पे, यूनिट्स पे ही, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी ना किसी पेपर में एक नए क्वेश्चन इससे पुट अप होते ही हैं।
तो इसका ये क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन आर। इसमें हमारी एसआई यूनिट पूछ रही है जो रेडिएशन की क्वांटिटी बताता है मेजरमेंट। तो इसमें कौन कौन से होंगे? ऑप्शन ए है ग्रे है, बी ग्रे सीवर्ट बेकरल, सी ग्रे सीवर्ट एंड डी रॉन्टन सीवर्ट। तो इसमें जो एसआई यूनिट है वो हमारे कौन कौन सी हो जाएंगी? इसके लिए पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये हमारा रेडिएशन यूनिट का चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। तो सबसे पहले इसको हम रिवाइज करते हैं। जो हमारा एक्सपोजर है, एक्सपोजर उसकी ट्रेडिशनल यूनिट हमारी रॉन्टन होती है और एसआई कूलम्ब पर केजी। एब्जॉर्ब का हमारा ट्रेडिशनल यूनिट क्या है? रेड है एंड एसआई यूनिट ग्रे। बायोलॉजिकल इफेक्ट का रैम होता है ट्रेडिशनल और सीवर्ट होता है एसआई। और रेडियोएक्टिविटी में ट्रेडिशनल यूनिट क्यूरी है और एसआई यूनिट बेकर है। तो इसको हम याद कर लेंगे और जो कन्वर्जन है ये भी हम याद कर लेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एमसीआर में एक रेडियोएक्टिविटी का पूछा था, एसआई यूनिट, और एब्जॉर्ब डोज का पूछा था, एक एक्सपोजर का पूछा था, एकदम से मुझे याद नहीं है, पर इससे 4 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे एसआई यूनिट पूछा था, तो जो हमारा ऑप्शन बी है ग्रे, ऑप्शन बी ग्रे सीवर्ट एंड बेकरल, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो हमारा ग्रे है वो क्या है? वो हमारा पेशेंट डोज को कैलकुलेट करता है, सीवर्ट किसको करता है? ऑक्यूपेशनल डोज। जो बेकरल है वो हमारी रेडियोएक्टिविटी को बताता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन रिजल्ट इन एक्सीलेंट क्वालिटी इमेज ड्यू टू। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होता है वो एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी क्यों देता है? क्या रीज़न होता है? ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन डज नॉट प्रोड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन, ऑप्शन बी है इनहेंस नेचुरल टिश्यू कंट्रास्ट, सी है बोथ एंड डी है नन। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेचुरल टिश्यू इनहेंस भी करता है और फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको प्रोड्यूस स्कैटर डज नॉट प्रोड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन, वो स्कैटर्ड रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम जो ऑक्यूपेशनल डोज होती है वो कम होती है। बट इसका जो बैड इफेक्ट क्या होता है वो क्या होता है कि जो हमारी ये पेशेंट डोज होती है, पेशेंट डोज को ये हमारे क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इसका बैड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पेशेंट डोज इज। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है उसमें पेशेंट डोज क्या इंक्रीज, हाई होती है, लो होती है, मीडियम होती है या नो इफेक्ट होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है वो हमारे पेशेंट डोज को इंक्रीज करता है। ठीक है, बट यहीं पे अगर हमसे कॉम्पटन स्कैटरिंग पूछा होता तो वो क्या करता है? वो हमारे ऑक्यूपेशनल डोज को इंक्रीज करता है, मतलब वो मोर स्कैटर रेडिएशन देता है। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन किसको लगती है? ऑक्यूपेशनल को, और प्राइमरी वाली पेशेंट को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 58 पे आते हैं। कॉम्पटन के बारे में पूछ रहा है, कॉम्पटन स्कैटरिंग इन्वॉल्व। इसमें कॉम्पटन में कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व होते हैं? moderate energy strike outer cell electron loosely bound and eject an electron from its orbit. Option B है energy of scattered proton is increased. Option C है the incident photon is scattered in new direction and D है all above। जिसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, all above होगा। ठीक है, 59 पे आते हैं। पेयर प्रोडक्शन ऑकर इफ एनर्जी इज ऑफ। कि हमारा जो पेयर प्रोडक्शन होता है वो कब होता है, किस एनर्जी लेवल पे? तो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो पेयर प्रोडक्शन होता है उसमें मैंने वैल्यू बताई थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
60 पे आते हैं। ये पूछ रहा है मास डेंसिटी ऑफ द लंग्स इज। ये मास डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 320 kg पर मीटर क्यूब, बी है 100 kg पर मीटर क्यूब, सी है 200 kg पर मीटर क्यूब, डी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसमें एक बुक में करेक्शन भी है कि सिर्फ मीटर दे रखा है, बट मीटर क्यूब में कैलकुलेट किया जाता है। ये जितनी भी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, बुक की जो करेक्शन है वो करेक्शन में करेक्ट करके दे रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इसकी पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज डाल देता हूँ। तो जो हमारी मास डेंसिटी होती है लंग्स की वो 320 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा, सॉरी, एक सेकेंड। अब 61 हमसे कह रहा है मास डेंसिटी ऑफ बोन इज। जो हमारे बोन की मास डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1850 kg पर मीटर क्यूब, बी है 320 kg पर मीटर क्यूब, सी है 910 kg पर मीटर क्यूब, डी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारी जो मास डेंसिटी ऑफ बोन हो जाएगी वो हमारा 1850 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी। इस वैल्यू को आपको याद ही करना पड़ेगा सबका। और हाँ, ये मास डेंसिटी अलग होता है और जो हमारा सिटी नंबर पूछता है हाउसफील्ड यूनिट वो अलग होता है। ये दोनों एक नहीं है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 62, lead is used as a seeding material and has a KH ऑफ। जो हमारा लेड होता है वो सीडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है, उसका KH कितना होता है। ऑप्शन ए है 29 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 88 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 88 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, वो हमारा होता है 82। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ग्लास एनवेलप ऑफ एन एक्सरे ट्यूब आल्सो फिल्टर द इमर्जिंग एक्सरे बीम एंड स्कार्ड एज। जो हमारा ग्लास एनवेलप होता है एक्सरे ट्यूब का वो हमारे इमर्जिंग एक्सरे बीम को फिल्टर करता है। तो उस ग्लास एनवेलप को हम क्या बोलते हैं। हमसे ग्लास एनवेलप को पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं। ए इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, बी फिल्टर, सी लीकेज फिल्ट्रेशन, डी नन अदर। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा ग्लास एनवेलप होता है उसको हम इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, वो हमारे इमर्जिंग एक्सरे बीम को भी फिल्टर करता है। इसमें एक फार्मूला भी है, जो हमारा टोटल फिल्ट्रेशन होता है वो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन प्लस एडेड फिल्ट्रेशन। ठीक है, एडेड फिल्ट्रेशन क्या होता है। एडेड फिल्ट्रेशन, ये जो हमारा एल्युमिनियम लगा होता है, एल्युमिनियम फिल्टर, उसी को हम एडेड फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, और टोटल फिल्ट्रेशन क्या होता है, इनहेरेंट प्लस एडेड। ठीक है, आपने तो अगर ये फिल्ट्रेशन ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। एक बार हम इस पे मैं बेसिक बेसिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्यूब बनाते हैं, बॉक्स बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा ट्यूब है, ये ट्यूब का हमारा क्या है, ग्लास है। ठीक है, ये हमारी एक्सरेज निकल रही है। ठीक है, तो जो हमारी एक ग्लास से फिल्टर हो रही है इसको हम इनहेरेंट फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा एल्युमिनियम का फिल्ट्रेशन लगा होता है, जब उससे हमारी फिल्टर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडेड फिल्ट्रेशन। और उसको फिल्टर होने के बाद जब हमारी एक्सरे आती है उसको हम टोटल फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी इस पे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस पे क्लास चाहिए होगी तो आप बताइएगा, मैं इस पे क्लास बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64, कॉलीमेटर यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब इज फॉर। जो हमारा कॉलीमेटर यूज होता है वो किस रीजन से होता है, टू रिड्यूस साइज एंड शेप ऑफ द बीम, वो
बीम के शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए, कम करने के लिए होता है। बी डिक्रीज द पेशेंट डोज को कम करने के लिए होता है। सी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये हमें पता होगा कि हमारे शेप एंड साइज को भी डिसाइड करता है कॉलीमीटर, इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। पेशेंट डोज को भी डिक्रीज करता है, स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकता है ये, और इम्प्रूव करता है इमेज क्वालिटी को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 65 द स्कैटर रेडिएशन कैन बी रिड्यूस बाई, जो हमारा स्कैटर रेडिएशन होता है वो किससे रिड्यूस किया जा सकता है। ए है कॉलीमेशन, अभी मैंने इस पर डिस्कस किया। बी करेक्ट वोल्टेज, यानी इसको हमारा कौन कंट्रोल करता है, केवी। ठीक है। सी कंप्रेशन। ठीक है। डी ऑल ऑफ अबव। तो हमारा जो स्कैटर रेडिएशन है वो इन तीनों से कंट्रोल होता है। कॉलीमेशन करके भी कम कर सकते हैं, करेक्ट वोल्टेज से भी कर सकते हैं, कंप्रेशन ज़्यादा अप्लाई करके भी हम स्कैटर रेडिएशन को कम कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 कह रहा है द मिनिमम बेस एंड फॉग डेंसिटी ऑफ एक्सरे फिल्म इज अबाउट, जो हमारी मिनिमम बेस एंड फॉग डेंसिटी होता है उसकी वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 0.02, बी है 0.05, सी है 0.12 एंड डी है 1। तो जो हमारा सी कर्व होता है ये हमारा लॉग ई होता है। ठीक है। और ये हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। ठीक है। तो जो हमारा सी कर्व शुरू होता है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। तो ये जो बीच की डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है। इसी को हम अपना बेसिक फॉग बोलते हैं। ठीक है। बेसिक फॉग, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.12। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। अगर आपने सी कर्व पढ़ रखा है तो आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे, नहीं तो आप सी कर्व पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी कर्व, इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हमारा सी कर्व पर ही है। द एवरेज रेंज ऑफ मेजरिंग डेंसिटी ऑन द रेडियोग्राफ इज, जो हमारी एवरेज रेंज होती है डेंसिटी मेज करने की, वो कितनी होती है। तो एक बार मैं फिर सी कर्व बनाता हूँ। ये जो सी कर्व हमारा स्टार्ट होता है, इसके ऊपर से जो हमारी फॉग डेंसिटी है उसके ऊपर से हम लेते हैं, तो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 0.25 से 0 अबव द फॉग लेवल, बी है 1 to 3 मतलब 1 से 3 तक, सी 0.02 से 0.12, डी है 0.5 से 1.5। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 0.25 से 2.0 अबव द फॉग लेवल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 68 द रेडिएशन यूनिट टू रिकॉर्ड द रेडिएशन रिसीव्ड बाय रेडिएशन वर्कर, जो हमारी रेडिएशन यूनिट होती है वो रेडिएशन वर्कर की वो किस में रिकॉर्ड की जाती है, वो किस में कैलकुलेट की जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए है रॉन्टजन, बी है रेड, सी है क्यूरी एंड डी है मिली सेवर्ट। तो अभी हमने जो चार्ट दिखाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो सीवर्ट होती है वो हमारा किसकी यूनिट बताता है, ऑक्यूपेशनल डोज, जो कि जिनको हम रेडिएशन वर्कर बोलते हैं। तो मिली सीवर्ट में हमारी रेडिएशन वर्कर की डोज की यूनिट है ये, जो हमारा रेडिएशन वर्कर की डोज होती है उसकी यूनिट मिली सीवर्ट में ली जाती है। 69 कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इन्वॉल्व, जो हमारा रेडिएशन प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन है उसमें क्या क्या आता है। ए है टाइम, बी है टाइम एंड डिस्टेंस, सी है टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग, डी है नन। तो हमारा जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है वो हमारा सी है, ये हमारा प्रिंसिपल है, टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग।
और प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन को कार्डिनल प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये मैंने अलग से ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों सेम ही है। और ये प्रिंसिपल क्या है हमारा, टाइम, डिस्टेंस एंड सीडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। द फिल्टर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब आर मेड अप ऑफ। जो हमारा डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब होता है उसमें कौन सा जो फिल्ट्रेशन होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। अभी हमने फिल्ट्रेशन पे बात की थी, तो उसमें दो तरह के फिल्ट्रेशन हमने पढ़े थे, जिसको एक ग्लास एनवेलप बोलते थे, जिसको इनहेरेंट फिल्ट्रेशन बोलते थे, और जो हमारा एडेड फिल्ट्रेशन था उसी को एल्युमिनियम फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे एडेड फिल्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है, वो किसका बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, सी कॉपर, सी है टिन, डी है लेड। तो लेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिल्टर नहीं, सारे एक्सरेज को ये एब्जॉर्ब ही कर लेगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। इसका क्यों ये यूज किया जाता है, क्योंकि इसका लो एटॉमिक नंबर होता है। कितना होता है, 13 होता है। कहीं कहीं एल्युमिनियम के साथ साथ कॉपर भी मिक्स होता है, लेकिन अगर ये हमें ऑप्शन में दे रहा है तो हमें एल्युमिनियम ही लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 71 कह रहा है, लेट कॉजेस ऑफ एक्सिट ट्यूब फेलियर आर। जो हमारा एक्सिट ट्यूब फेल होने के जो लेट कॉजेज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन ए है गैसी ट्यूब, ट्यूब का गैसी होना। बी फेलियर ड्यू टू फिलामेंट ड्यू टू कांस्टेंट हीट प्रोग्रेसिव थिनिंग ऑफ द फिलामेंट। सी प्रोग्रेसिव पिटिंग ऑफ एनोड एरिया, एंड डी ऑल ऑफ एबव। तो इनमें लेट कॉसेस कौन कौन से हैं। तो जो हमारा गैसी ट्यूब है ये भी हमारा लेट कॉज में आता है, क्योंकि एक बार में तो गैसी ट्यूब हो नहीं जाता, वो भी धीरे धीरे ही होती है गैसी हमारी। गैसी ट्यूब मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। और बी फेलियर ड्यू टू फिलामेंट, फिलामेंट भी हमारा एकदम से फेल नहीं होता, वो भी धीरे धीरे खराब होता है ड्यू टू कांस्टेंट हीट प्रोग्रेसिव थिनिंग ऑफ फिलामेंट। जो हमारी फिलामेंट की थिनिंग होती है वो भी धीरे धीरे होती है। प्रोग्रेसिव पिटिंग ऑफ एनोड एरिया, और एनोड की पिटिंग भी हमारी ये लेट कॉजेस में ही आता है। तो हमारे तीनों लेट कॉजेस के ही हैं ऑप्शन, तो हमारा डी ऑल एबव सही हो जाएगा, ठीक है। 72 पे आते हैं। अर्ली कॉज ऑफ एक्सरे ट्यूब फेलियर आर। अब इसमें अर्ली कॉजेस पूछ रहा है, अभी तक लेट पूछ रहा था। जिसके ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए है ओवर हीटिंग, बी है मैकेनिकल डैमेज ऑफ फिलामेंट ग्लास इनवेलप, सी है इलेक्ट्रिक फेलियर, एंड डी है एनी ऑफ द अबव। तो हमारा ओवर हीटिंग भी अर्ली कॉसेज में आता है, मैकेनिकल डैमेज ग्लास इनवेलप भी हमारा अर्ली कॉसेज में आता है, और इलेक्ट्रिक फेलियर भी हमारा अर्ली कॉसेज में आते हैं। ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो एनी ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। द एक्सरे ट्यूब सेट टू बी गैसी व्हेन। हम एक्सरे ट्यूब को गैसी कब बोलते हैं। ऑप्शन ए फिलामेंट हैज बर्न आउट, जब हमारा फिलामेंट जल जाता है तब। बी प्रेजेंस ऑफ द ग्लास मॉलिक्यूल्स, ग्लास में ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। सी पिटिंग ऑफ द एनोड, एनोड की पिटिंग होने पे। डी नन ऑफ एवर। तो गैसी ट्यूब हम कब बोलेंगे, जब हमारे ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गैसी ट्यूब इज डायग्नोस्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। गैसी ट्यूब किसको डायग्नोस करते हैं इनमें से। ऑप्शन ए है नो एक्सपोजर, बी है एमए मीटर डज नॉट मूव, सी है एमए मीटर शो फ्लक्चुएशन, डी है एमए मीटर शो फुल डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग एक्सपोजर। तो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि गैसी ट्यूब में हमारा जो एमए मीटर होता है वो फुल डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 75। द ट्यूब विच act as secondary switch as well as production of X-ray grid control X-ray tube used in। जो हमारा सेकेंडरी स्विच होता है वो किस में यूज होता है, जिसे हम ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए है कन्वेंशनल रेडियोलॉजी यूनिट, बी है मोबाइल एक्सरे, सी है फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे, सी है सीने एंजियो यूनिट। तो हमारा जो ऑप्शन डी है सीने एंजियोग्राफी यूनिट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम पल्स फ्लोरोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें
रैपिडली ऑन ऑफ एक्सपोजर चाहिए होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी सेकेंडरी स्विच होती है, ये क्या होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, वोल्टेज। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये इसमें हमें बहुत ही हाई स्पीड में ऑन ऑफ एक्सपोजर चाहिए होता है, तो हमारा सीन एंजियोग्राफी यूनिट में यूज किया जाता है सेकेंडरी स्विच। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, और इसकी पीडीएफ सक्षम स्कॉलर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।